वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं 1000 एमसीक्यू हिस्ट्री के। 500 हो चुके हैं, ये दूसरे 500 का दूसरा सेट है और सारे वीडियोस आपको मिलेंगे हिस्ट्री 1000 एमसीक्यू करके प्लेलिस्ट बनी है, तो उसको फॉलो करिए। कंप्लीट ज्योग्राफी भी कर रहे हैं, उसको फॉलो करिए। अभी भी पूरे सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो बचे हुए समय में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो रिवीजन मटेरियल है उसको पढ़ के, टेस्ट से प्रैक्टिस करके, क्विज से प्रैक्टिस करके आराम से आपका टॉप क्लियर कर सकते हैं। सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स भी इसमें आपको दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको बताना है 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा जोड़ा सही मिलान कर रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा सही मैच कर रहा है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, दिल्ली से जनरल बख्त खान और बरेली से खान बहादुर। तो कौन सा सही है? ये पांचों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब कह रहे हैं 1857 के विद्रोह के सभी विद्रोहियों को एक सामान्य माफी दी गई। नंबर 1, राज्य सचिव का अतिरिक्त पद सृजित किया गया। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया और हड़प नीति के सिद्धांत को छोड़ दिया गया। तो रानी विक्टोरिया उद्घोषणा 1858 के संबंध के ऊपर कौन सा कथन सही है, ये बताना है। देखिए यहाँ 2, 3, 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से किसे भारतीय विद्रोही घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंडियन रेबल मैनिफेस्टो। तो किसे भारतीय विद्रोही घोषणा पत्र के रूप में इनमें से जाना जाता है? तो यह है आजमगढ़ मैनिफेस्टो। कौन सा? आजमगढ़ मैनिफेस्टो। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही होगा, नहीं कौन सा गलत होगा कह रहे हैं। इसने बंगाली भाषा में भारत के अतीत को व्यवस्थित रूप में अध्ययन को बढ़ावा दिया। इसने बुद्धिजीवियों के बीच तर्क संगत सोच और दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाता है? यहाँ पे देखिए सी वाला गलत हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना करी थी, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में इसकी स्थापना करी थी। अगला, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम क्रोनोलॉजी में लगाओ। आत्मीय सभा का गठन, प्रार्थना समाज का गठन, तत्वबोधिनी सभा का गठन, सत्यशोधक समाज का गठन। यानी फॉर्मेशन ऑफ आत्मीय सभा, फॉर्मेशन ऑफ प्रार्थना समाज, फॉर्मेशन ऑफ तत्वबोधिनी सभा और सत्यशोधक समाज। तो इसको मैचिंग करनी है आपको। ठीक है, देखिए आत्मीय सभा कब बनी थी? 1814 में बनी आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा मैंने अभी आपको बताई 1839 में बनी। और प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में बनी थी। सत्यशोधक समाज की बात करें अगर तो ये 1873 में बनी थी। यानी इसका सही ऑप्शन जो है 1324 हो जाएगा। ठीक है, चलो 31 नंबर, आर्य समाज में फूट का बड़ा कारण क्या था भाई? द मेजर रीजन फॉर स्प्लिट इन आर्य समाज। तो आर्य समाज में फूट का बड़ा कारण क्या था? अन्य धर्मों के लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तित करना, विधवा पुनर्विवाह और इसकी सामाजिक स्थिति की वैदिक पवित्रता, पुजारियों के लिए ब्रह्मचर्य की विचारधारा या मांस खाने के सवाल पर। तो आर्य समाज में स्प्लिट हुआ ऑन क्वेश्चन ऑफ ईटिंग मीट, है ना। आर्य समाज क्योंकि एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज था, तो ये 2 भागों में विभाजित हो गया था, है ना, 1893 में मीट के उसमें। क्योंकि जो मांस खाता था उसे महात्मा ग्रुप बता दिया और जो मांस नहीं खाता था, मतलब जो नहीं खाता था उसको बोला क्या? महात्मा ग्रुप। और कल्चर्ड पार्टी जो मीट वगैरह कंज्यूम करती थी। ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सामाजिक सुधार आंदोलन धार्मिक सुधारों से जुड़े थे। नंबर 1, क्योंकि छुआछूत और लिंग आधारित असमानता जैसी लगभग सभी सामाजिक बुराइयां एक तरह से या दूसरे धर्म से वैधता प्राप्त करती थी। यानी द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वर लिंक टू रिलीजियस रिफॉर्म, जितने भी हुए हैं धार्मिक से ही कनेक्ट थे। ऑलमोस्ट ऑल सोशल इज लाइक अनटचेबिलिटी, जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी, डेराइव लेजिटिमेसी फ्रॉम रिलीजन। तो बिल्कुल सही है, सब धर्म सही तो लेते थे ये सब, तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। अगला, सती प्रथा के उन्मूलन के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व राम मोहन राय ने किया था। 1829 में बंगाल में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था।
और लॉर्ड विलियम बेंटिक की अवधि के दौरान सती को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा, तीनों सही हो जाएंगे। सती खत्म कब हुई? 1829। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। कह रहा भारत में 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्रह्म समाज विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से जुड़ा नहीं था, नंबर 1। ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के मुखर प्रस्तावक थे। हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम 1856, इसने विधवाओं के विवाह को वैध बनाया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? देखिए 2 और 3 तो सही है, पहला गलत है क्योंकि ब्रह्म समाज कह रहा वॉज नॉट एसोसिएटेड, ये गलत है। ब्रह्म समाज भी तो विडो मैरिज के लिए काम कर ही रहा था ना, यानी सी सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। भारत में बाल विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। आयु की सहमति अधिनियम 1891 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विवाह की मनाही है। तिलक सहमति अधिनियम 1891 के खिलाफ मुख्य प्रस्तावक थे। शारदा अधिनियम 1930 ने क्रमशः लड़के और लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 21 और 18 वर्ष कर दी थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे पहला और दूसरा सही हो जाएगा क्योंकि शारदा एक्ट में 21 और 18 ये गलत है। शारदा एक्ट में करी गई थी 18 साल लड़कियों के लिए और 14 साल लड़कियों के लिए। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही होगा? यह तिलक द्वारा स्थापित किया गया था। इसने स्वदेशी और स्वराज के सिद्धांत की वकालत की थी। इसने भारत सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता का काम किया। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे देखिए सिर्फ तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि सार्वजनिक सभा की बात करें, पूना सार्वजनिक सभा, तो एमजी रेनाडे ने इसकी स्थापना करी थी। किसने? एमजी रेनाडे ने करी थी, है ना। और इसने स्वराज और इस स्वदेशी और स्वराज के सिद्धांत की वकालत की, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा रेडिकल था, है ना, रेडिकल रिफॉर्म दे रहा था। इनका एम था गवर्नमेंट जो है मध्यस्थता करे, तो ये तो गलत है। तीसरा सही हो जाएगा मीडिएटिंग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण था? विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन रीजन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया? तो इन स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तभी जवाब आप दे पाएंगे। राष्ट्रवाद की अवधारणाओं का विश्वव्यापी उत्थान, भारतीय पुनर्जागरण, अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू किया गया आधुनिकीकरण और भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों की प्रतिक्रिया। तो कौन सा सही है? यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन 38 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा सही होगा? औपनिवेशिक शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण था। ब्रिटिश सैन्य शक्ति ने भारत में राजनीतिक एकता लागू की और भारतीय प्रांत अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थे, रियासतें प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? 38 ध्यान से पढ़िए, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में योगदान नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया? एक पेशेवर सिविल सेवा, भारत की राजनीतिक एकता, भारत में सांस्कृतिक एकता या पंचायती राज? तो इसका कौन सा सही होगा? ध्यान से पढ़िए इसका उत्तर। देखिए कल्चरल यूनिटी और पंचायती राज, ये जो है पंचायती राज कल्चरल यूनिटी तो बाद में ही है ना, ये नहीं था इनका हिस्सा, बाकी ये दो सही है, यानी 30 बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतीयों पर अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभाव था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑन इंडिया? भारतीयों में आध्यात्मिक सोच का प्रसार, नंबर 1। उदार और कट्टरपंथी पश्चिमी विचारों का प्रसार, एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में मदद और राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करने में मदद। तो यानी यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 2, 3, 4। ठीक है, अगला है वेलबी कमीशन की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी। द वेलबी कमीशन वॉज सेटअप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू, भारतीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सुधार लाने के लिए, नंबर 1। दूसरा, मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधारों की डायरकी के कामकाज की जांच करने के लिए, सरकारी योजना की प्रगति की जांच करना और सुधार के लिए नया कदम सुझाना, और ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा अनावश्यक खर्चों में पूछताछ करना। तो कौन सा सही था यहाँ पे? वेलबी कमीशन बना था, देखिए, इंक्वायर इनटू अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, चलो अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में फ्रेजर कमीशन की स्थापना इस प्रकार की गई। तो फ्रेजर कमीशन कब बनाया गया, किस लिए? फ्रेजर कमीशन इनमें से बनाया गया था पुलिस डिपार्टमेंट में रिफॉर्म के लिए।
किस लिए बनाया गया था फ्रेजर कमीशन? पुलिस विभाग में रिफॉर्म लाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के 2 सत्र 1883 और 1885 में आयोजित किए गए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य वास्तुकार थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे और बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 44 देखते हैं। अपने प्रारंभिक चरण के दौरान निम्नलिखित में से क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था? Which of the following was not aim of Indian National Congress during its initial phase? तो क्या उनका एम नहीं था? भारतीय राष्ट्र का प्रचार और प्रसार करें, एक उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रचार करना, लोगों का राजनीतिकरण करना और उन्हें शिक्षित करना, समाज में सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना। तो ये सोशल रिफॉर्म करना कांग्रेस का इनिशियल गोल नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन आईएनसी में नरमपंथियों का योगदान था? कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। चेतना और राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए एक मजबूत सार्वजनिक राय बनाएं और फिर आम राजनीतिक सवालों पर लोगों को शिक्षित और एकजुट करें। ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनमत को रूस की तर्ज पर भारत में भी सुधार लाने के लिए राजी करना। परसुएट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन इंडिया ऑन द लाइन्स लेड आउट रशिया। ये गलत है, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 46 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्यम चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही होगा यहाँ पे? उदारवादी समुदाय ने औपनिवेशिक शासन को यथासंभव राष्ट्रीय शासन के करीब लाने का प्रयास किया। नंबर 1, कारण उदारवादी समुदाय का मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के हित में थे। तो ये बिल्कुल सही है और ये उसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है। यही तो मॉडरेट मानते थे कि ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के पक्ष में है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 47 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, ये आपको पहचानना है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा किया गया था। नंबर 1, और राज बिहारी बोस उन लोगों में से थे जिनका विधानसभा में नामांकन हुआ था। तो देखिए यहाँ पे कोई स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने 1861 के तहत बना था। ये पहली चीज़ कब बना था? 1861 के तहत बना था। बाद में आपको पता होगा 30 सालों के लिए फिर और इसको बढ़ा दिया गया था, है ना। और राज बिहारी बोस थे, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें राज बिहारी बोस शामिल नहीं थे। इसमें बहुत कम ही लोग को लिया गया था, सैयद अहमद खान जैसे, है ना, इन सबको। ठीक है, अब राज बिहारी घोष से ना मतलब कन्फ्यूजन हो जाना, उनको लिया गया था, बोस को नहीं। तो यानी कहने का मतलब दोनों यहाँ गलत हो जाएंगे। 1892 के काउंसिल अधिनियम के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। 1892 का काउंसिल एक्ट के बारे में कौन सा कथन गलत होगा? प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पेश किया गया, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस। बजट पर केवल चर्चा की जा सकती है। पूरक प्रश्न ना तो पूछा जा सकता था, ना ही किसी प्रश्न के उत्तर पर चर्चा की जा सकती थी। इनमें से कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश में थोड़े स्टेटमेंट में आपको अंतर दिख सकता है, तो ये सही कर लीजिएगा। बजट कुड बी ओनली बी वोटेड नॉट डिस्कस्ड, ये गलत है। बजट जो था कुड बी डिस्कस्ड, है ना, नॉट वोटेड। बजट कुड बी डिस्कस्ड, तो ये स्टेटमेंट गलत थी, सिर्फ दूसरी वाली। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, तो वीडियो को पॉज करके एक बार रिकॉल करिए, इसको पढ़े हुई चीज़ें हैं आपको। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 कई बार पढ़ा होगा आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मांगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों द्वारा आगे रखी गई थी? नंबर 1, सरकारी सेवा का भारतीयकरण। एक आक्रामक विदेश नीति का समर्थन, जिसके परिणाम स्वरूप बर्मा का विनाश हुआ। और विदेशों में अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय श्रमिकों के लिए बेहतर उपचार की मांग। तो कौन सा सही है भाई इनमें से? तो इनमें से देखिए पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। चलो 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीके से मेल खाता है, ये बताना है। आईएनसी के संस्थापक सिद्धांत और प्रमुख विश्वासी, यानी सुरक्षा वॉल थ्योरी गोपाल कृष्ण गोखले, षड्यंत्र सिद्धांत कंस्पायरेसी थ्योरी आरपी दत्त, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे कौन सा सही खा रहा है? देखो सेफ्टी वॉल थ्योरी की बात करें अगर, या सुरक्षा वॉल थ्योरी, ये लाला लाजपत राय की थी सेफ्टी वॉल थ्योरी। ठीक, पहली चीज़। कंस्पायरेसी थ्योरी आरपी दत्त की थी, तो ये तो सही मैच का रही।
लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी गोपाल कृष्ण गोखले की थी, ठीक है, यानी यहाँ पे सिर्फ दूसरा ही मैच खा रहा था। तो यहीं पे करते हैं इस लेक्चर की समाप्ति। थोड़े डिटेल में बड़े क्वेश्चन है इसलिए 25 ही करा रहा हूँ मैं। आप लोग अगर बताएंगे तो मैं 50 भी कर दूंगा कि आप लोगों ने अपनी राय नहीं बताई कल, तो प्लीज़ बताइए। अगर आप लोग 50 चाहते हैं तो हम लोग 50 करेंगे।